Hello everyone. In this lecture we are going to talk about the nozzle efficiency and the effect of the friction on the nozzle. So let's begin. So before going into the formula for the nozzle efficiency, तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे. ठीक है, तो वो क्या होता है कि we know that DH, the differential of this enthalpy DH is equal to minus CDC. ये हमने वेलोसिटी इक्वेशन में देखा था, DH इज इक्वल टू माइनस CDC. ठीक है, और हमारे जो मोमेंटम इक्वेशन थी दैट इज CDC इज इक्वल टू माइनस VDP माइनस DWF. राइट, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या हो सकता है, दैट इज इक्वल कि माइनस DH इज इक्वल टू माइनस VDP माइनस DWF हो जाएगा. राइट, तो लेट्स से दिस इक्वेशन इज नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अगर हम दोनों को हमने कंबाइन करा तो हमने ये इक्वेशन बन गई है माइनस DH इज इक्वल टू माइनस VDP माइनस DWF. राइट, तो ये हम यहाँ पे इसको रीअरेंज कर सकते हैं, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DH इज इक्वल टू VDP प्लस DWF. राइट, तो यहाँ से तो ये हमारे पास एक एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया है. एंड इन जनरल एंथैल्पी वी नो दैट H इज इक्वल टू U प्लस PV. अगर हम यहाँ से DH की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, DU प्लस VDV प्लस VDP. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर A, और एक इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर B. अगर हम इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो DH इज इक्वल टू DH हो जाएगा. ठीक है, VDP ऑलरेडी VDP के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास DWF क्या हो जाता है, DU प्लस PDV. राइट, ये हो जाएगा, तो DWF इज इक्वल टू DU प्लस PDV हो जाएगा. एंड वी नो दैट U प्लस PDV इज नथिंग बट द हीट. ये हीट है, DQ हो लिख सकते हैं इसको. ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट दैट दिस फ्रिक्शनल वर्क इज द लॉसेस. ये जो हीट लॉस होती है, ठीक है, ये वो है जिसकी वजह से नोजल में इरिवर्सिबिलिटीज कॉज होती हैं, और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है नोजल एफिशिएंसी का. ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीट लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन. और जो हीट लॉस कैसे दिखा रहा है, हम देख ही पा रहे हैं कि DU प्लस PDV जो हो रहा है हमारे पास, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है, एंड U प्लस PDV इज नथिंग बट द हीट. ठीक है, तो इस हीट लॉस की वजह से ही क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी कॉज होती है, और इसी वजह से हमें एक टर्म पढ़नी पड़ती है दैट इज नोजल एफिशिएंसी. राइट, तो बेसिकली इरिवर्सिबिलिटीज का कॉज क्या हो गया यहाँ पे, एक तो फ्रिक्शन हो जाता है. फर्स्ट रीजन इज द फ्रिक्शन एंड द सेकंड रीजन इज द फ्लो सेपरेशन. ठीक है, अब फ्लो सेपरेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं अभी. ठीक है, तो बेसिकली ये देख लेते हैं यहाँ पे कि फ्लो सेपरेशन जो होगा हमारे पास, वो फ्लो सेपरेशन क्या होता है कि लेट से कि हमारे पास इस तरीके की एक नोजल है. ठीक है, एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है हमारे पास. ठीक, तो जब फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता है, अगर यहाँ पे हमारे पास इस डाइवर्जेंट सेक्शन में अगर हमारा जो एरिया होगा इसकी लेंथ कम होगी, और तो हमारे पास एरिया पता होता है. ठीक है ना, तो अगर हम इसमें सडनली इसमें फ्लो करेगी जो भी हमारे पास फ्लूइड होगा, तो क्या होता है, यहाँ पे फ्लो सेपरेट हो जाता है. ठीक है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है. ठीक है, तो उस चीज़ से भी यहाँ पे रिवर्सिबिलिटीज कॉज होती हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस फ्लो सेपरेशन को, बाय रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ द डाइवर्जेंस. यहाँ का जो एंगल होता है इसको हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये फ्लो सेपरेशन थोड़ा सा हमारा कंट्रोल हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि डाइवर्जेंट एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट जो एंगल होगा, ठीक है, उसकी लिमिट है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20 डिग्रीज ओनली. ठीक है, तो ये लेस देन 20 डिग्रीज की डाइवर्जेंस एंगल होती है, उसके अंदर हम इसको रखते हैं.
इन जनरल फ्रॉम 13 to 15 डिग्रीज, ठीक है, 13 to 15 डिग्रीज, ताकि यहाँ पे फ्लो सेपरेशन ना हो और फ्लो स्मूथली हो, ठीक है। इसका इसी वजह से जो एंगल हमारा 13 to 15 डिग्रीज तक ही होता है, इसी वजह से क्या होता है कि हम, क्योंकि हमें एरिया यहाँ का पता है, ठीक है, और एग्जिट एरियाज भी पता होते हैं, ठीक है, हम डिज़ाइनिंग में ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो डाइवर्जेंस सेक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस एंगल थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो जो एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का एक नॉर्मल डिज़ाइन होता है, उसमें कन्वर्जेंट सेक्शन छोटा होता है और डाइवर्जेंट एंगल जो है वो लंबा होता है, ठीक है। और इसी वजह से जो मेजर फ्रिक्शनल लॉसेस जो होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस कहाँ पे, ये जो फ्रिक्शन की बात हम करेंगे अभी, ठीक है, ये फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं दैट आर मेजर इन द डाइवर्जेंट सेक्शन रादर देन द कन्वर्जेंट सेक्शन, राइट। तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन हमने देखा कि दीज आर हीट लॉसेस, तो ये हीट लॉसेस हो कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट लॉस कहाँ हो रहे हैं, बिटवीन द वॉल एंड द फ्लूइड, जो भी हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है, और उस फ्लूइड के बीच में, ठीक है, एंड इनसाइड द फ्लूइड इटसेल्फ, जो भी उसके अंदर हीट जनरेट होती है, ठीक है, जो हमारे पास फ्रिक्शन डेवलप होता है उसकी वजह से हीटिंग शुरू हो जाती है, एंड दैट इज वाई जो फ्रिक्शन होता है वो एक हीट लॉस क्रिएट करता है, वहाँ पे एक हीटिंग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी कॉज होती है, राइट। तो इसको यहाँ देख लेते हैं हम एक बार अपने डायग्राम पे। तो ये हमारे पास एक एचएस डायग्राम हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। दीज आर टू प्रेशर लाइंस वी हैव, ये हमारे पास इस तरीके का प्रोसेस है, एंड दिस इज P1 एंड दिस इज P2। जो हमारे पास जो एक नोजल में एक्सपेंशन हो रहा हो वो P1 से P2 हो रहा है, ठीक है। तो वी वांट कि जो एक प्रोसेस होगा वो आइसेंट्रोपिक होगा, मगर ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। देयर आर लॉसेस की वजह से ये आइसेंट्रोपिक नहीं हो पाता, ठीक है। दिस विल गो समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये 1 to 2s हम यहाँ पे ये डिनोट कर देते हैं। 2s इज़ फॉर द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 इज़ फॉर द एक्चुअल प्रोसेस, जो कि फ्रिक्शन की वजह से या फ्लो सेपरेशन की वजह से जो इरिवर्सिबिलिटी कॉज हुई है उससे जो एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है, 1 to 2, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं इस चीज़ में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। जो एंथैल्पी हमें इतनी मिल रही थी, ठीक है, वो अब कितनी मिल रही है, सिर्फ 1 to 2s जो मिल रही थी वो 1 to 2 मिल रहेगी, ठीक है। तो एंथैल्पी ड्रॉप हो जाएगा। एंथैल्पी ड्रॉप से क्या हो सकता है, देयर इज जो रिडक्शन इन वेलोसिटी भी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन, एंड द मेजर इफेक्ट इज ऑल्सो दिस, मेजर इफेक्ट ये भी है कि यहाँ पे एफिशिएंसी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है इस फ्रिक्शन की वजह से, ताकि वहाँ पे जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं हो पाता, एक्चुअल प्रोसेस उससे डेविएटेड होता है, राइट। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन है। इसके और इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के और इफेक्ट क्या होंगे, एक फर्स्ट इसका जो इफेक्ट हो गया दैट इज रीहीटिंग, कि फ्लूइड की वहाँ पे हीटिंग शुरू हो जाती है, हीट लॉस हो रही है तो यहाँ पे रीहीटिंग हो जाती है, ठीक है। इस रीहीटिंग की वजह से हमारे पास दूसरा रीज़न इफेक्ट क्या हुआ, रिडक्शन इन द एंथैल्पी ड्रॉप। जो एंथैल्पी जो हमारी 1 to 2s जानी चाहिए थी, ठीक है, वो अब 1 to 2 ही जा रही है। तो देयर इज रिडक्शन इन द एंथैल्पी ड्रॉप। थर्ड, there is because of the reheating there is increase in the specific volume, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट, रीहीटिंग हो गई है इसलिए। और क्या इसके इफेक्ट्स हो जाते हैं, फोर्थ इफेक्ट इज कि इसमें जो इसका रिडक्शन है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द एंथैल्पी ड्रॉप, क्योंकि हमने देखा था DH इज इक्वल टू -CdC होता था, ठीक है। तो जब एंथैल्पी ड्रॉप कम होगी तो देयर इज रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑल्सो, ठीक है, रिडक्शन इन वेलोसिटी, एंड ऑल्सो देयर इज द डिक्रीज इन द मास फ्लो रेट, डिक्रीज इन मास फ्लो रेट। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन जिसकी जो कि होते हैं, इस फ्रिक्शन जो इफेक्ट करती है नोजल के किसी इस प्रोसेस में। देयर इज अ रीहीटिंग, देयर इज रिडक्शन इन द एंथैल्पी ड्रॉप, जो एंथैल्पी ड्रॉप होनी चाहिए थी उससे कम होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है,
स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, वेलोसिटी कम रिडक्शन हो जाता है, वेलोसिटी उतनी हमें नहीं मिल पाती, और मास फ्लो रेट भी डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन हुए। तो विल टॉक अबाउट द नोजल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे नोजल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नोजल एफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल जो हम चाहते थे, जो इंथैल्पी ड्रॉप हुआ H1 माइनस H2, ठीक है, जो एक्चुअल ओवर आइडियल, यानी कि जो आइडियली हम चाहते थे जितना भी एंथैल्पी ड्रॉप हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाती है नोजल की H1 माइनस H2। ये एक्चुअल प्रोसेस है, H1 माइनस H2 जो एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, और हम आइसेंट्रोपिकली कितना चाहते थे, H1 माइनस H2s, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑल्सो। तो ये वेलोसिटी में कितनी हो जाएगी, H2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर एंड C2s स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे DH इज इक्वल टू माइनस CDC है, वही हमने यूज़ कर लिया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एज वी नो कि जो हमारे पास इनलेट वेलोसिटीज़ होती हैं वो एग्जिट वेलोसिटी से बहुत कम होती हैं, तो वी कैन राइट इट ऑल्सो कि C2 स्क्वायर ओवर C2s स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हो गया नोजल की एफिशिएंसी का, ठीक है। And why this efficiency comes into the picture? Because of the two reasons, that is friction and the flow separation. तो flow separation को तो हम divergent angle से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन friction अपना रोल प्ले करता है, और what are the effects जो friction देता है, that is reheating, the reduction in the enthalpy drop, increase in the specific volume and the reduction in the velocity, and there is the decrease in the mass flow rate also, right? So this is the efficiency of the nozzle and the effects of the friction on the nozzle. यहाँ पे एक दो टर्म्स हैं यहाँ पे, जो ये C2 जो हमारे पास होती है, दैट इज़ द वेलोसिटी इन एक्चुअल वेलोसिटी, और ये आइसेंट्रोपिक वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, इसके रेशियो को हम बोलते हैं द वेलोसिटी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आ रही है, दैट इज़ वेलोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। वेलोसिटी कोफिशिएंट यानी ये CV से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल टू द C2, that means the actual velocity over the isentropic velocity. So actual velocity over isentropic velocity, ठीक है, this ratio is called the velocity coefficient. इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म और होती है, that is the coefficient of discharge, coefficient of discharge, that is CD, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ये इसका ये होता है द एक्चुअल मास ओवर द आइडियल मास, ठीक है, द मास फ्लो रेट इन द आइडियल प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड द मास फ्लो रेट इन द एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज, दैट इज डिनोटेड बाय CD। तो ये हमारे पास कुछ दो टर्म्स होती हैं, राइट। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हो गई, वेलोसिटी कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CV इज व्हाट, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी टू द आइसेंट्रोपिक वेलोसिटी, C2 ओवर C2s। तो एक्चुअल हमारे पास C2 वेलोसिटी थी और जो आइसेंट्रोपिक में थी C2s थी, ठीक है। सिमिलरली देयर इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज व्हेन द मास फ्लो रेट इन द एक्चुअल प्रोसेस टू द आइडियल प्रोसेस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोजल एफिशिएंसी एंड द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शंस ऑन द नोजल प्रोसेस। यहाँ पे हमने अभी तक जितना पिछला पढ़ा है उसमें भी हमने देखा कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ में, कि जो भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, हमने देखा कि वो सारी डिपेंडेंसी n पे बहुत ज़्यादा है, दैट इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ेंगी कुछ भी चीज़ें सॉल्व करने समय, ठीक है। तो दैट इज़ 1.135 फॉर ड्राई एंड द सैचुरेटेड फ्लो, ठीक है, या ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू 1.135 होती है, दैट इज n इज 1.3 फॉर द सुपर हीटेड स्टीम, फॉर सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। n इज 1.113 फॉर वेट स्टीम, फॉर वेट स्टीम, एंड n इज, अगर हमारे पास गैस नोजल है, ठीक है, तो n इज
4 जब हम एयर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास गैस नोजल है, जैसे एयर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एन क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इज़ 1.4। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे चाहे एफिशिएंसी को, तो हमारे पास एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या हम पुट करेंगे। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो स्टीम की जो कंडीशन है वो किस तरीके की है, उसी के अकॉर्डिंग हम एन को इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोजल एफिशिएंसी एंड दिस इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द नोजल प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।